my dear students. I hope you all are fit and fine. I am Dr. Mamta Sardana, and once again I am here to continue with my topic of growth and development. As you know, we are doing CTET preparation series और उसमें हम CDP में विकास की अवस्थाएं या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास की खास बात यह है कि यहाँ जो भी स्टेजेस मैंने बताई हैं उन्हें मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया है और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आगे लिख दिए हैं मैंने सारे के सारे, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ के आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले एक बार जान लेते हैं ये स्टेजेस क्या होती हैं। जो पूरे डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इन्हें मैंने 6 पार्ट्स में बांटा है। तो पहला जो पार्ट है दैट इज़ प्रीनेटल, फिर इन्फेंसी, थर्ड इज़ चाइल्डहुड, फोर्थ इज़ एडोलेसेंस, फिफ्थ इज़ अडल्टहुड एंड द लास्ट वन इज़ ओल्ड एज और एजिंग। तो इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे और आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान से देखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको सारी की सारी स्टेजेस की स्पेशलिटीज़ या विशेषताएं समझ में आ जाएंगी। तो जो सबसे पहली स्टेज है उसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं, और ये जो प्री नेटल स्टेज है इसको हिंदी में हम बोलेंगे पूर्व प्रसव की अवस्था। पूर्व प्रसव की अवस्था भी एक डेवलपमेंट स्टेज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है, और इसका जो पीरियड है आप सभी शायद जानते ही हैं कि इसका जो पीरियड है वो 9 मंथ्स का समय होता है, या इसे हम 280 डेज़ भी कह सकते हैं, और वीक्स में माने तो हम इसे 40 वीक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विकास आपको मैंने समझाया था कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही बच्चा जो है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसी समय से उसका विकास आरंभ हो जाता है। तो इस पूर्व प्रसव अवस्था में जो वातावरण है, अगर हम वातावरण की बात करें तो माँ के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो, माँ के गर्भ के अंदर हो, या फिर वो एक्सटर्नल वातावरण हो। दोनों ही वातावरण माँ के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए, तो सभी उसकी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो उससे बहुत प्रभावित होता है। ये आंतरिक वातावरण है और ये बाहरी वातावरण है, मतलब जो भी माँ को न्यूट्रिशन मिल रहा है इस समय गर्भ में, और जो माँ के चारों तरफ का वातावरण है वो एक्सटर्नल वातावरण कहला रहा है। देखिए, अब प्रीनेटल में बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है, बच्चे का जो लिंग है वो इसमें डिसाइड हो चुका होता है, वो मेल बेबी होगा या फिर वो फीमेल बेबी होगा। एक बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़रूर आता है। इसमें हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ मैंने लिखी है। आपको पता है कि बच्चा एक सेल से एक बेबी के रूप में, चाहे उसका कितना भी वेट हो, 1 kg हो, 2 kg हो, 2.5 हो, 3 kgs हो, तो कुछ भी उसका वजन हो सकता है, इतना एक सेल से बच्चा ग्रो कर जाता है। इसका मतलब है वो कई लाख टाइम्स वो बच्चा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ बच्चे की हो रही है। अगर हमें ये क्वेश्चन आए और हमसे पूछा जाए कि किस स्टेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, और अगर उसमें प्रीनेटल का ऑप्शन है तो अब हम प्रीनेटल पे ही टिक करेंगे। अगर प्रीनेटल का ऑप्शन नहीं है तब फिर हम बाकी, मैं आपको आगे बताऊंगी किस स्टेज में ज़्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस समय हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी फीचर्स आर डेवलप्ड। बच्चे का जो पूरा शारीरिक विकास है, उसकी जो बॉडी है वो बन जाती है इस समय, तो हम इसे एक्सटर्नल और सारे उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो डेवलप हो जाते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि माँ को एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो इन्फेंसी की आती है, और ये जो इन्फेंसी की स्टेज है ये 0 to 2 years की होती है। जब बच्चे ने जन्म ले लिया उसके बाद आफ्टर बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो समय है वो इन्फेंसी कहलाता है, या फिर हम इसे हिंदी में शैशवावस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था या शैशव अवस्था इसे हम कह सकते हैं हिंदी में। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न आए कि सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ या सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ कौन सी स्टेज में होती है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है वेरी रैपिड ग्रोथ। अब मैंने ऊपर भी आपको ये चीज़ बताई थी, लेकिन अगर प्रीनेटल ऑप्शंस में है तो हम प्रीनेटल टिक करेंगे, अगर प्रीनेटल ऑप्शंस में नहीं है तो फिर हम इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था को टिक करेंगे। दूसरी चीज़, इस समय बच्चा, आपने जानते ही हैं, बच्चा इतना छोटा होता है कि जो कुछ भी वो सीख रहा है वो सिर्फ अपने सेंसेस से सीख रहा है। जो भी उसकी इंद्रियां होती हैं उनसे वो बच्चा वो सीखता है।
ठीक है। सारी इंद्रियां उसकी इस समय काम कर रही होती है। उसको भूख लग रही है, या वो अपने पेरेंट्स के स्पर्श को पहचानता है, उनके टच को पहचानता है, उनके आहट को पहचानता है। तो ये सब उसकी इंद्रियां हैं जो उसे बताती हैं। डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। इसका अर्थ है कि पूरी तरह वो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित है, 100% डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। वो कुछ भी काम खुद कुछ नहीं कर पाता, सारा काम उसके माता पिता ही उसको करके देते हैं। चाहे उसको खिलाना पिलाना हो, चाहे उसे घुमाना फिराना हो, चाहे उसे नहलाना धुलाना हो, एवरीथिंग इज़ डन बाय द पेरेंट्स। एक इसकी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना, या फिर हिंदी में हम इसे कहेंगे नकल करना। बच्चा जो कुछ भी बच्चा इस समय सीख रहा है, वो कैसे सीख रहा है? वो कॉपी करके सीख रहा है। वो इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स को, या फिर वो इमिटेट करता है अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहनों को, या फिर वो इमिटेट करता है जो भी उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्हें देखता है और जैसी हरकतें, जैसा वो बोल रहे हैं, सभी कुछ उन्हीं से देख के वो सीखता है। तो अगर इमिटेशन के बारे में पूछा जाएगा तो अगेन आप किस पर टिक लगाएंगे? इन्फेंसी के ऊपर टिक लगाएंगे। एक और अगला पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, इस समय इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को नोटिस करें तो वो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है। अगर वो मार्केट में भी है और उसने रोना है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे ज़िद करनी है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे खड़ा है। तो वो इमोशनली अनस्टेबल है। उसका कभी भी रोना या हंसना कभी भी हो सकता है। उसे इसका मैटर नहीं करता कि उसे अपने इमोशंस कहाँ पे दिखाने हैं या कहाँ पे नहीं दिखाने। तो ही इज़ और शी इज़ वेरी मच अनस्टेबल। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सेल्फ एंड अनसोशल। मैंने लिखा हुआ है इस समय बच्चा, हम इसे कहेंगे कि थोड़ा सा बच्चा सेल्फिश नेचर का होता है, थोड़ा सा स्वार्थी होता है बच्चा। स्वार्थी किस वे में? कि हर चीज़ उसको लगता है कि एवरीथिंग इज़ माइन, हर चीज़ मेरी है, मेरी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे खिलौने हैं, मेरी चीज़ें हैं। तो वो अनसोशल भी होता है, उसमें शेयरिंग की आदत नहीं होती। वो बिल्कुल भी किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता, सब चीज़ें उसको अपनी ही लगती हैं। तो ये इन्फेंसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखे हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है जो पीरियड आता है, वो आता है चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं, और इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और लेटर चाइल्डहुड को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी में इनकी टर्म्स हैं। तो इसका जो समय है, टोटल जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ 2 to 12 ईयर्स होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा बुक्स में डिफरेंस है, इसको 3 to 11 ईयर्स भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, या 3 to 12 ईयर्स भी लिखा हुआ है। तो आप अगर ये इसके आसपास जो भी ईयर्स लिखे हुए होंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शंस देख के अपना आंसर टिक करेंगे। तो इसमें जो पहला जो अर्ली चाइल्डहुड बता रही हूँ, इसको प्री चाइल्डहुड भी कहा जाता है या पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इसका जो समय है वो 2 से लेकर 6 साल के बीच का होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं अब आप वो देख लीजिए क्या होती हैं। इसमें जो सब कुछ प्री से स्टार्ट है। जैसे ये प्री चाइल्डहुड है, तो प्री आप वर्ड याद रखिएगा, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, प्ले एज, ये भी पी से ही है। ठीक है, तो इसको टॉय एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा खेलता है काफ़ी, तो टॉय एज भी हम इसे कह देते हैं। बाकी प्री और प्ले से आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे है। तो प्री गैंग एज हम इसे कह रहे हैं क्योंकि इस समय बच्चा जो है स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स और पीयर्स, इसलिए वो दोस्तों का एक ग्रुप बना लेता है, दोस्तों का उसका ग्रुप बनने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं प्री गैंग एज। थोड़ा सा मतलब दोस्तों के साथ उसका मिलना जुलना शुरू हो जाता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ने लगता है।
प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा जो आजकल आप देखते हैं बच्चे कितनी जल्दी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो प्री स्कूल में वो जाते हैं, इसलिए प्री स्कूल एज भी इसे कहा जा रहा है, जिसमें बच्चा खेल खेल में कई सारी बातें सीखता है। अगला जो इसकी स्पेशलिटी है वो है प्ले एज या फिर टॉय एज, क्योंकि बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा अपने खिलौनों से खेलता है या फिर वो अपने साथियों के साथ खेलता है, तो उसकी खेलने की अवस्था होती है ये काफ़ी, इसलिए वो उसे साथियों के साथ रहना या खिलौनों से खेलना बेहद पसंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब व्हाट इज कॉन्क्रीट? कॉन्क्रीट इज सॉलिड, जो कुछ भी कोई सॉलिड चीज़ है जो कि मूर्त, इसे हम हिंदी में कहते हैं मूर्त, मतलब जो कि जिस चीज़ को बच्चे छू के स्पर्श करके देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, है ना। अगर उसको देख लिया उन्होंने, उनको एप्पल दिखाया तो वो समझ गए कि इसको हम एप्पल कहते हैं, या हम उसका कोई टॉय है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, तो वो एरोप्लेन देख के समझ जाते हैं कि वो जब सॉलिड रूप में उन्हें कोई चीज़ दिखाई जाती है तो उनकी जो सारी थिंकिंग है वो कॉन्क्रीट सामने ऑब्जेक्ट्स को देख के ही बेस्ड होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को देख के ही वो चीज़ों को समझ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इस समय होता है। इस समय जो भाषा का जो विकास है वो हाईएस्ट स्पीड है, और एक यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थे चॉम्स्की, ये नाम आप याद रखिएगा, चॉम्स्की का नाम। ये जो साइकोलॉजिस्ट या लिंग्विस्ट भी इन्हें कह सकते हैं, इन्होंने बताया था कि इस समय जो बच्चा है भाषा सीखने का जो उसका जो भी उसका तरीका है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है, हाईएस्ट स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इस समय बच्चा काफ़ी तेज़ी से भाषा को सीखता है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस वर्ड चॉम्स्की, ये एक लिंग्विस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि जिन्होंने हाईएस्ट स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो 2 से 6 साल की अवस्था है इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से भाषा का विकास करता है। नेक्स्ट इज स्पीडी सोशलाइजेशन। बच्चा क्योंकि अपने दोस्तों के साथ मिल रहा है, अपनी फैमिली से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो गया है, तो उसका सोशलाइजेशन भी इस समय बढ़ने लगता है, जो उसका सामाजिकरण है वो भी बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर समझ गए आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं अर्ली चाइल्डहुड के या फिर प्री चाइल्डहुड, जिसे हम 2 से 6 साल की अवस्था कह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये भी चाइल्डहुड का ही पार्ट है, लेटर चाइल्डहुड, जिसका जो टाइम पीरियड है 6 से 12 वर्ष का है। अभी मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि थोड़ा बहुत ये इसका अगर ये 7 से 13 वर्ष लिखा हुआ है या 7 से 12 वर्ष लिखा हुआ है तो भी आप लेटर चाइल्डहुड ही उसको समझिएगा। अभी इसको मैंने आपको पहले प्री गैंग एज बताई थी, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं गैंग एज। ठीक है, इधर देखिए पॉइंट मैंने लिखा है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। जो बच्चों की जो दोस्ती होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती है। तो जब लंबे समय तक दोस्ती चलती है, जो आप उसको समझ सकते हैं कि इस समय जो चाइल्डहुड के बच्चों के फ्रेंड्स हैं वो लंबे समय तक चलेंगे, और इसलिए ही हम उसे गैंग एज भी कहते हैं। इससे पहले वाली अवस्था प्री गैंग एज थी और ये वाली अवस्था गैंग एज की अवस्था है। दोस्ती लंबे समय तक चलती है। बच्चा इस समय स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। थोड़ी सी ट्रबलसम एज भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, क्योंकि इस समय बच्चा थोड़ी सी नई नई चीज़ों का सामना करने लगता है, तो इसलिए इसे ट्रबलसम एज भी कह देते हैं। तो ये हमारा चाइल्डहुड है जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम अगली अवस्था पे आते हैं, जो कि हम एडोलेसेंस की अवस्था कह रहे हैं जिसे, या फिर यहाँ अगर हम हिंदी में इसे बोले तो हम इसे किशोरावस्था के नाम से जाते हैं, जिसे हम टीन एज भी कहते हैं, जो कॉमनली टीन एज कहलाती है, क्योंकि ये जो अवस्था है इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, ये 12 से 18 साल या फिर हम इसे 12 से या 13 से 19 साल भी कह सकते हैं। तो ये जो एडोलेसेंस जो पीरियड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है, क्योंकि इस समय सभी कुछ बहुत तेज़ी से बच्चे की ज़िंदगी में होने लगता है, वेरी रैपिड ग्रोथ होने लगती है। और रैपिड किस किस क्षेत्र में होने लगती है? जो बच्चे का जो फिज़िकल है, बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ है या फिज़िकल डेवलपमेंट है वो रैपिड है। बच्चे का जो मेंटल या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या संज्ञानात्मक विकास है वो रैपिड है। बच्चे का जो सोशल जो सामाजिक जो भी विकास हो रहा है वो बहुत फास्ट है। और बच्चे का जो साइकोलॉजिकल जो विकास हो रहा है
वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। देखिए, इससे पहले की जो हमने अवस्थाएं देखी थी उसमें आपने देखा था कि प्रीनेटल में बहुत हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ हो रही है, और उसके बाद इन्फेंसी में भी वेरी रैपिड ग्रोथ हो रही है। इसके बाद बाकी चाइल्डहुड में ये थोड़ी जो ग्रोथ है ये वो धीमी हो जाती है, लेकिन इसके बाद एडोलेसेंस में फिर वेरी फास्ट ग्रोथ होने लगती है, वेरी फास्ट ग्रोथ सभी उसके बॉडी के ऑर्गन्स में फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, वो परिपक्व हो जाता है बच्चा इस समय। तो ये सब किस कारण से हो रहे होते हैं? क्योंकि बच्चे में हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बॉडी ऑर्गन्स इसलिए डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। इसे हम एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहते हैं। तो ये एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एक साइकोलॉजिस्ट थे, स्टैनले हॉल, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक ऑफ एडोलेसेंस। तो उस बुक में इन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये जो किशोरावस्था की जो अवस्था है इसे एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहते हैं, या तनाव एवं तूफान की अवस्था भी इसे कहते हैं, तनाव व तूफान की अवस्था। तो आप ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। इसमें मैं आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम बताती जाऊंगी, तो आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट आती है वो है कि बच्चा एक ट्रांजिशन पीरियड में होता है, बच्चे में परिवर्तन आ रहा होता है। अब परिवर्तन कैसे आ रहा है बच्चे में? बच्चा एक चाइल्डहुड से, बच्चा एक बाल्यावस्था से किस में परिवर्तित हो रहा है? वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, वो बड़ा हो रहा है। तो जो बच्चे में ये परिवर्तन है चाइल्डहुड से एडल्टहुड, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम आप याद रखिएगा, A.T. जर्सील्ड। इनका नाम है A.T. जर्सील्ड, JERSIELD। तो इन्होंने कहा था कि बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये कहा था A.T. जर्सील्ड ने। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन पीरियड में है बच्चा, तो उसको एक और क्राइसिस वो फॉलो करता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। उसको ये समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। वो कहता है हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। एम आई अ चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ या फिर मैं एक एडल्ट हूँ। आपने अक्सर माँ बाप को कहते सुना होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, अरे अगर वो बच्चा छोटे बच्चों की तरह काम कर रहा है तो उसे कहते हैं तुम ये क्या छोटे बच्चों की तरह काम कर रहे हो, तुम बड़े हो गए हो। और अगर वो बड़ों की तरह काम करने लगता है तो कहते हैं कि अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम बड़ों की तरह कैसे काम कर सकते हो। तो ये बच्चा खुद ही आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ा रहता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये मुझे क्या बोला जा रहा है। तो ये भी एक और साइकोलॉजिस्ट थे, एरिक्सन। उन्होंने कहा था कि बच्चा इस समय आइडेंटिटी क्राइसिस से गुज़र रहा है। तो मैंने आपको 3 साइंटिस्ट के नाम बताए हैं इसमें। तो ये जो है कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, तो इनका जो पहला मैंने आपको बताया वो नाम बताया मैंने आपको, स्टैनले हॉल का नाम। ठीक है, तो आप स्टैनले हॉल का नाम याद रखेंगे। आप जिन्होंने बताया था एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एक आप नाम याद रखेंगे A.T. जर्सील्ड का, जिन्होंने बताया था कि ये ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ। एक और साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। तो ये आप तीनों टर्म्स याद रखेंगे, एरिक्सन विद आइडेंटिटी क्राइसिस, स्टैनले हॉल एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, और A.T. जर्सील्ड का नाम ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एक चॉम्स्की का नाम बताया था, तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, आपको मैंने चाइल्डहुड में आपको बताया था कि बच्चा क्या चीज़ कैसे उसकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, उसकी थिंकिंग हो रही है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। अब जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं, जो
सॉलिड ऑब्जेक्ट्स उसके सामने नहीं है, फिर भी वो उनके बारे में समझ पा रहा है, उनके बारे में सोच पा रहा है, तो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस समय ये जो पीरियड होता है, ये इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेटिव पावर बच्चे की डेवलप होने लगती हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उसका, क्योंकि हाईएस्ट कॉग्निटिव विकास हो रहा है। ये जो मेंटल है ना, कॉग्निटिव, ये हाईएस्ट लेवल पर चला जाता है इस समय। बच्चा सबसे ज़्यादा सोचने समझने की उसकी पावर डेवलप हो जाती है और काफ़ी कुछ वो अमूर्त रूप में भी सीखने की क्षमता उसमें आ जाती है। ओके, तो आपको ये समझ में आ रही हैं ये सारी टर्म्स जो भी यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आपका जो साथियों की बात थी, इस समय वो एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप बन जाता है। जो भी उसके साथियों का समूह है उनके साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनसे के साथ शेयर करना चाहता है, अपने सीक्रेट्स पीयर ग्रुप के साथ शेयर करता है इंस्टेड ऑफ शेयरिंग विद पेरेंट्स, और अपने घर के लोगों को छोड़ के वो पीयर ग्रुप से ज़्यादा अटैच्ड फील करता है। इस समय उसकी अगर कंपनी अच्छी है, इफ़ कंपनी इज़ गुड, तो उसका भविष्य बन जाता है, और अगर कंपनी बैड है, ख़राब है, तो वो बिगड़ने में उसको समय नहीं लगता। तो जो भी इस समय एडोलेसेंस का पीरियड होता है, इस समय क्या होना चाहिए, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। उसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स अगर इस समय उसकी होती हैं तो वो फ्यूचर लाइफ उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उससे अपने पेरेंट्स की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस समय अगर अच्छी गाइडेंस उसे मिल जाए और उसके अफेक्शन हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इस समय ईगोस्टिक भी होते हैं। ईगोस्टिक का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा थोड़े अहंकारी कह लीजिए आप इन्हें। अहंकारी वैसे बहुत सही टर्म नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, ईगोस्टिक हम वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स के अफेक्शन या गाइडेंस को लेने में, उसे एडमिट करने में भी परेशानी होने लगती है। ज़्यादा उनका झुकाव अपने साथियों की तरफ हो जाता है। तो हम एक ईगोस्टिक टर्म या अहंकारी टर्म भी अगर आती है तो हम एडोलेसेंस के लिए इस समय यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने जानी इसमें कि बच्चे में क्या क्या परिवर्तन हुए हार्मोनल चेंजेस की वजह से। वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म के पीरियड में है, ट्रांजिशन पीरियड में है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पावर या इंटेलेक्चुअल पावर उसकी बढ़ने लग जाती है, बहुत इंस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस हैं, उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है, बच्चा है कि बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे वो महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो ये सारी एडोलेसेंस की अवस्थाएं होती हैं जो एक बहुत परेशानी का कारण उनके लिए बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बड़े पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे मे ऑल्सो इंडल्ज इन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी गंदी हैबिट्स में भी पड़ जाते हैं बच्चे। और वो किस लिए पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सुपीरियर, अपने ग्रुप में सुपीरियर बनने के लिए उनको लगता है कि अगर हम ये ऐसे शो करेंगे तो हम उनसे कुछ अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं का सामना भी कई बार एडोलेसेंस या किशोरावस्था में बच्चों को करना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट में यही स्टेजेस महत्वपूर्ण हैं अभी तक की। ये बाकी एडल्टहुड या जो ओल्ड एज है, ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पर आप जानने के लिए समझ लीजिए कि 19 के बाद 60 ईयर्स तक का समय हम एडल्टहुड या वयस्क कह रहे हैं कि इस समय लोग वयस्क हो गया बच्चा, और उसका ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो जाता है, वो फैमिली स्टार्ट करता है, और कुछ समय बाद थोड़ा सा उसमें फिज़िकल एंड मेंटल डिक्लाइन को भी वो एक्सपीरियंस करने लगता है कि थोड़ा सा उसमें चीज़ों में कमी आने लगी है उसकी चीज़ों में। और लास्ट स्टेज आती है, ये भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओल्ड एज की। तो 61 ऑनवर्ड्स ओल्ड एज कहलाती है, जिसे हम रिटायरमेंट एज भी कह देते हैं। और इस समय काफ़ी डिक्लाइन होने लगता है, फिज़िकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ में काफ़ी वो डाउन आने लग जाती हैं, चीज़ें कमी आने लग जाती है लोगों के शारीरिक और उसकी मानसिक क्षमताओं में। एबिलिटीज़ का मतलब है क्षमताएं। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस हमने पढ़ ली, और जिस ढंग से मैंने आपको बताया है मुझे लगता है आपको याद रहना चाहिए। बाकी आप इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है और सारी टर्म्स का। और जितना भी आप रिवाइज़ करेंगे जितनी बार, उतनी बार आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। और हम पूरा टॉपिक सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो आप अगर याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे।
तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. सो डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय. धन्यवाद.